क्लियोपेट्रा इतिहास की एक बहुत प्रसिद्ध लेडी हैं जिसकी मौत ने लोगों को आज भी चौंका कर रखा है। ये आज भी लोगों में एक पहेली की तरह है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। इस वीडियो में हम आपके लिए क्लियोपेट्रा की दर्दनाक मौत की कहानी लेकर आए हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लियोपेट्रा का जन्म मिस्र की राजधानी प्टोलेमाइक के शहर अलेक्जेंड्रिया में अर्ली 69 बीसी में हुआ था। वो मिस्र के राजा टोलेमी द आउलेटस की लड़की थी। राजा की पत्नी क्लियोपेट्रा भी थी जो उसकी ही बहन या फिर शायद चचेरी बहन रही होगी। क्लियोपेट्रा मैसिडोनिया की रहने वाली थी। ये वही डायनेस्टी था जिसने तब से मिस्र पर शासन किया था जब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, उसकी मृत्यु हुई थी। उसके पूर्वज यूनानी यानी ग्रीक थे, लेकिन उसने भी मिस्र की भाषा सीखी और खुद को देवी आइसिस के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना। उसका पालन पोषण अलेक्जेंड्रिया के रॉयल पैलेस में काफी प्रिविलेज तरीके से हुआ था, जहां उसने स्कॉलर्स और ट्यूटर से उच्च शिक्षा हासिल किया। उसने लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और म्यूजिक जैसे विषयों की पढ़ाई किया। इतना ही नहीं, उसने ग्रीक, लैटिन, इजिप्शियन, हिब्रू, अरबिक, इथियोपियन, मेडियन और पार्थियन जैसे भाषाओं को भी सीखा। वो काफी इंटेलिजेंट, जिज्ञासु और एम्बिशियस थी और वो अपने आइडॉल अलेक्जेंडर द ग्रेट के जैसा महान रूलर बनना चाहती थी। क्लियोपेट्रा के पिता टोलेमी द 12th एक कमजोर और अनपॉपुलर राजा थे जो सत्ता में बने रहने के लिए रोम के सपोर्ट पर निर्भर करते थे। 58 बीसी में अपने ही बेटी बैरनिस द 4th के नेतृत्व में विद्रोह के बाद उसे सत्ता छोड़कर रोम वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने पिता के साथ रोम गई, जहां वे पोम्पेई द ग्रेट के एक विला में रुके थे। वो वहां के एक शक्तिशाली रोमन जनरल और राजनेता थे और उनके सहयोगी थे। क्लियोपेट्रा महज 11 साल की थी जब उसने रोम में पहली बार विजिट किया था और वो वहां के संस्कृति और सभ्यता से इम्प्रेस्ड थी। 51 बीसी में जब वो 18 साल की हुई तब उसके पिता टोलेमी की मृत्यु हो गई। वो मिस्र की रानी बनी और उसने अपने ही भाई टोलेमी द 13th से विवाह किया, जो उस समय महज 10 साल का था। टोलेमी लोगों का अपने ब्लड लाइन को प्योर रखने की ये एक आम प्रथा थी और राजगद्दी के लिए प्रतिद्वंदी से बचने का एक तरीका भी था। हालांकि क्लियोपेट्रा अपनी सत्ता को अपने भाई और अपने सलाहकारों के साथ बांटना नहीं चाहती थी। वो मिस्र पर अकेले शासन करना चाहती थी और उसे एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना चाहती थी जो रोमन डोमिनेशन का विरोध कर सके। क्लियोपेट्रा को जल्द ही एक चुनौती का सामना करना पड़ा। दरअसल उसके भाई और उसके गुट ने उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिश की और फिर टोलेमी द 13th को मिस्र का शासक बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने ये अफवाह भी फैलाया कि वो रोम के साथ मिस्र के विरुद्ध साजिश रच रही थी। 48 बीसी में उन्होंने उसे उसकी बहन आर्सिनो द 4th के साथ अलेक्जेंड्रिया से सीरिया भागने के लिए मजबूर कर दिया। वहां पर उसने अपने राजगद्दी को वापस पाने के लिए भाड़े के सैनिकों को एक सेना खड़ी की जो उसे उसकी राजगद्दी दिलाने में सहयोग करने वाले थे। इसी बीच पोम्पेई के खोज में जूलियस सीजर अलेक्जेंड्रिया में आ गया, जो एक सिविल वॉर में सीजर द्वारा हराया हुआ था और फिर भी मिस्र में शरण मांगकर रहने लगा। हालांकि जूलियस सीजर को पता चला कि पोम्पेई टोलेमी द 13th द्वारा मारा गया, इस हरकत से सीजर को गुस्सा आ गया और उसने मिस्र के राजगद्दी के आपसी झगड़े में घुसने का फैसला किया। उसने क्लियोपेट्रा और टोलेमी 13th दोनों को बुलाया और उनके झगड़े को शांतिपूर्वक खत्म किया। हालांकि क्लियोपेट्रा ये जानती थी कि सीजर उसके लिए काफी फायदेमंद होगा, जो उसे उसकी राजगद्दी को दिला सकता है। वो उसके प्रति आकर्षित हुई और उसे बहकाने के लिए उसके पास गई। उसने अपने दुश्मनों को बिना कुछ पता चले अलेक्जेंड्रिया में घुसने का एक प्लान बनाया
और गुप्त रूप से वो सीजर से मिली। उसने खुद को एक नौकरानी बताया और रोल किए हुए कारपेट में जाकर छिप गई, जो उसके अपने एक भरोसेमंद फॉलोअर की मदद से सीजर के महल में ले जाया गया। जब रोल किए हुए कारपेट को सीजर के कमरे में फैलाया गया तो उसमें से क्लियोपेट्रा बाहर निकली और उसने अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से सीजर को मदहोश कर दिया। सीजर उसके ऊपर मोहित हो गया और उसके द्वारा राजगद्दी के दावे को समर्थन देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, वो उसका प्रेमी भी बन गया और उसके बच्चे का पिता भी, जिसका नाम सीजरियन रखा गया और जिसका मतलब छोटा सीजर होता है। हालांकि अभी तक दोनों के एक साथ मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ था और पता चलते ही दोनों को टॉलेमी 13 के सैनिकों ने घेर लिया और कुछ महीनों तक महल में ही बंदी बनाकर रखा। इसी बीच एक रोमन सहयोगी लूशियस कैशियस लॉन्जिनस टॉलेमी 13 के साथ सेना में उन दोनों के अगेंस्ट शामिल हो गया। हालांकि सीजर और क्लियोपेट्रा अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब रहे और दोबारा से मिस्र के ऊपर अपने शासन को सिक्योर किया। क्लियोपेट्रा दोबारा से मिस्र की रानी बनी और अपने छोटे भाई टॉलेमी 14 से विवाह किया, जिसने टॉलेमी 13 के मरने के बाद उसका स्थान लिया। इतना ही नहीं, वो सीजर की भी मिस्ट्रेस बनी और 46 बीसी में उसके साथ रोम गई, जहां वो एक आलीशान विला में रहने लगी जो टाइबर नदी के बिल्कुल पास में था। सीजर ने उसे अपने पत्नी के रूप में सम्मानित किया और उसे क्वीन ऑफ किंग की उपाधि भी दिया। क्लियोपेट्रा ने रोम में एक और बच्चे को जन्म दिया और उसे सीजर के बेटे और उसके वारिस के रूप में प्रेजेंट किया। लेकिन उसका अंत कैसे हुआ, ये काफी लोगों के लिए एक रहस्य है। ये थ्योरी कि क्लियोपेट्रा प्राचीन मिस्र की लास्ट फिरौन थी और उसकी मृत्यु एक जहरीले सांप के काटने से हुई थी, सदियों से एक साजिश और बहस का विषय बना हुआ है। ये थ्योरी पॉपुलर कल्चर में इतिहास के जड़ों में घुसी हुई हैं और रानी के आखिरी मूवमेंट को ड्रास्टिक रूप से दर्शाती हैं। लेकिन ये थ्योरी कैसे बनी और कौन से साक्ष्य इसका समर्थन करते हैं, चलिए समझते हैं। प्राइमरी सोर्स सुझाव देते हैं कि क्लियोपेट्रा की मौत जहरीले सांप के काटने से हुई थी और ये सुझाव प्राचीन रोमन इतिहासकारों से आते हैं। क्लियोपेट्रा के मृत्यु के करीब एक सदी बाद इतिहासकार प्लूटार्क ने डिस्क्राइब किया कि अंजीर की एक टोकरी में सांप तस्करी करके उसके पास लाया गया होगा, जिसकी भनक उसे नहीं थी। उन्होंने लिखा कि जब उसकी मेड ने उसे मरा हुआ पाया तो उसने उसके बाजू पर सांप के काटने का एक निशान देखा। सिमिलरली दूसरे रोमन इतिहासकार डायो कैशियस ने भी लिखा है कि क्लियोपेट्रा की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो किस टाइप का सांप था। अगर उसने वास्तव में अपने अंत के लिए सांप का काटना चुना है तो इसे उसके डिवाइन स्टेटस का फिरौन के रूप में एक अंतिम दावे के तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह की मृत्यु को चुनना एक पावरफुल स्टेटमेंट होगा जो प्राचीन मिस्र के शासक और खुद देवता से उसके संबंध को एम्फसाइज करता है। वैसे अगर मान लिया जाए कि उसकी मृत्यु कोबरा सांप के काटने से हुई थी तो ये प्रैक्टिकली काफी चुनौती भरा होगा, क्योंकि मिस्र के कोबरा सामान्य रूप से बड़े होते हैं, जिसे एक छोटी सी टोकरी में छिपाना काफी मुश्किल है। साथ ही सांप का जहर तत्काल मृत्यु का कारण नहीं बनता है। ये जान से मारने से पहले कम से कम घंटे भर का समय लेता है और उस बीच काफी पेनफुल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो इस बात से बिल्कुल उलट है कि उसकी मौत शांति से हुई थी। अनेक थ्योरीज के बावजूद भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का अभाव है ये कंफर्म करने के लिए कि क्लियोपेट्रा की मौत कैसे हुई। उसके कब्र को भी कभी निश्चित रूप से लोकेट नहीं किया गया और उसके अवशेषों के बिना मृत्यु के कारण को डिटरमाइन करना और भी चैलेंजिंग है। लेकिन क्या क्लियोपेट्रा की हत्या ऑक्टेवियन द्वारा या फिर उसके एजेंटों द्वारा की जा सकती थी?
जैसे कि कुछ स्कॉलर्स का इस तरह का दावा है? वे कहते हैं कि ऑक्टेवियन के पास उसे मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव था। वो मार्क एंथनी पर अपनी जीत को सिक्योर करना चाहता था। वो क्लियोपेट्रा को दूसरे देश में भागकर जाने से और उसके दुश्मन से हाथ मिलाने से भी रोकना चाहता था। वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था और उसे एक कैदी की तरह रोम में लेकर आना चाहता था, जहां वो रोमन लोगों के सामने उसको अपमानित करना चाहता था। इसके अलावा वो सीजरान पर अपना दावा भी करना चाहता था, जो जूलियस सीजर से हुआ क्लियोपेट्रा का बेटा था। वो उसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहता था, ताकि उत्तराधिकार के लिए किसी भी तरह के प्रतिद्वंदी की संभावना खत्म हो जाए। आपको बता दें कि जूलियस सीजर ऑक्टेवियन का पिता था और सीजरान उसका सौतेला भाई। इस थ्योरी के अनुसार ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा को एक झूठे रिपोर्ट के साथ दूत भेजा कि मार्क एंथनी अभी भी जिंदा है और उसे देखना चाहता है। इस बात से वो मान गई और उसका फायदा उठाकर ऑक्टेवियन ने उसे बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने उसे जहर देकर या फिर गला दबाकर मार दिया और फिर सांप के काटने से उसकी मौत हुई है, ऐसी एक झूठी कहानी बनाकर लोगों के बीच फैला दिया। ऑक्टेवियन को उनके दुश्मनों के साथ धोखेबाजी और चालाकी करने वाले के रूप में जाना जाता था। इतना ही नहीं, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी ट्रीटी को तोड़ देता था और झूठे वादे भी करता था। हालांकि इस थ्योरी में भी कई खामियां हैं। पहला तो ये कि इसमें आई विटनेस और डायरेक्ट एविडेंस का अभाव है। कोई भी प्राचीन सोर्सेस सीधे तौर पर यह नहीं बताते हैं कि ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा को मारा या फिर उसने ऐसा कैसे किया। इसकी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरा यह है कि क्लियोपेट्रा के दोस्त, फैमिली, नौकर, गार्ड और रिश्तेदारों का मुंह बंद करने में ऑक्टेवियन कामयाब रहा। एक थ्योरी यह भी कहती है कि क्लियोपेट्रा को जहर देकर उसके ही नौकरों ने मारा था। इस थ्योरी की पॉसिबिलिटी को सही ठहराने के लिए यह जरूरी है कि उस समय के पॉलिटिकल माहौल को ध्यान में रखा जाए। क्लियोपेट्रा का रोम के लीडर्स जूलियस सीजर और मार्क एंथनी के साथ रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक मेल जोल नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंसेस भी था। हालांकि मार्क एंथनी के मृत्यु और ऑक्टेवियन के राइज की वजह से क्लियोपेट्रा का पोजीशन घटने लगा था। उन्होंने उसे अपने लक्ष्य के बीच एक थ्रेट के रूप में देखा। अगर क्लियोपेट्रा के नौकरों को लगा होगा कि उसकी मौत ऑक्टेवियन को खुश करेगी, तो शायद वे ऐसा करने के लिए मोटिवेटेड हो गए होंगे और उसे जहर देकर मार दिए होंगे। हालांकि इस तरह के कई थ्योरीज सामने आई जो उसकी मृत्यु की अलग अलग व्याख्या करती हैं, लेकिन अभी भी उसकी मृत्यु का एग्जैक्ट कारण एक रहस्य बना हुआ है। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।